नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्तूपा। इसके अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्तूपा का मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि पूरे देश में स्तूपास कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे, जो इस मैप के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे कि स्तूपास का निर्माण कराने में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा था, और देखेंगे कि यो किस स्टाइल में या उसका स्ट्रक्चर जो स्तूपास का था उसको जानेंगे। वह टॉपिक के अंत में सांची व अमरावती को जानने के साथ साथ ये देखेंगे कि सांची क्यों सरवाइव कर गया और अमरावती क्यों नष्ट हो गया। कहते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि कलश को अलग अलग 8 शासकों में विभाजित किया गया और अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग स्थान पर विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सो आज का हमारा टॉपिक है स्तूपा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो स्तूपा वर्ड है जो संस्कृत भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, जिसका मीनिंग यहाँ पर निकलता है हिप। हिप का मतलब होता है एक ढेर। ओके, सो साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे एब्यूरियल माउंट्स। एब्यूरियल्स मतलब जहाँ मृतक या डेड बॉडीज को दफनाया जाता है वो वाला स्थान या टीला, वो इससे ये भी लिया जाता है। इसके साथ साथ ऋग्वेद के अंदर यहाँ पर इसका स्तूप का अर्थ बताया गया है कि अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। जबकि शतपथ ब्राह्मण में वृत्ताकार शमशान घाट को स्तूप कहा गया है। यहाँ अभी तक इसका हमने मीनिंग देखा। सो अब हम देखते हैं स्तूप के प्रकार क्या क्या होते हैं। स्तूप को जानने से पहले इनके टाइप, हमें जितना अध्ययन किया बौद्धिस्ट ग्रंथ के आधार पर हमें 4 प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं, जिसमें शारीरिक स्तूप जो पहला स्तूप का टाइप है, जिसमें बुद्ध के बॉडी पार्ट्स को जहाँ पर रखा गया वो शारीरिक स्तूप के नाम से जाने गए। इसके बाद देखते हैं पारिभोगिक स्तूप, सेकंड नंबर का स्तूप है, जिसके अंदर क्या था, बुद्ध के द्वारा जो कपड़े, स्लीपर्स, जो भी चीज यूज की गई थी उनको रखकर उन पर जो स्तूप बनाए जाते थे उनको पारिभोगिक स्तूप के नाम से जाना जाता था। अब थर्ड नंबर का स्तूप आता है उद्देशिक स्तूप, जिसमें बुद्ध के जो जीवन की घटनाओं को चित्रित किया जाता था और वहाँ पर जो स्तूप बनाकर उनकी जीवन की घटनाओं को चित्रित करके उनकी वर्शिप की जाती थी। सो ये जीवन की घटनाओं पर आधारित जो थर्ड स्तूप रहेगा। पूजार्थिक स्तूप नंबर 4th स्तूप आता है, जिसमें अपनी मनोकामनाओं को मानने के लिए ऐसे स्तूप्स का निर्माण करवाया जाता है। तो हमने अभी 4 प्रकार के स्तूप्स का यहाँ पर देखा, पहले मीनिंग देखा और फिर टाइप ऑफ स्तूप्स कैसे कैसे होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जैसे बच्चों चलते हैं, सो यहाँ पर देखते हैं कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके जहाँ जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति से लेकर स्पीच, जहाँ फर्स्ट सरमन दिया, उन पर अलग जगह अलग अलग लोगों के द्वारा, स्पेशली अशोका के द्वारा बहुत सारे स्तूप्स का निर्माण करवाया गया। सो उसमें देखते हैं भगवान बुद्ध के जन्म के समय देखते हैं जहाँ जन्म हुआ वो लुम्बिनी स्थान था। कहते हैं मृत्यु ही कुशीनारा था। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया था। जहाँ इन्होंने पहली बार सरमन मीन्स स्पीच या पहला उपदेश दिया वो सारनाथ था। साथ साथ सांची, अजंता, कार्ले और अमरावती और नागार्जुनी कोंडा, श्रावस्ती, ऐसी जो पूरे देश की सीमाओं के अंदर, जो न केवल देश में, इसके अलावा भी देश की सीमाओं के बाहर भी बहुत सारे स्तूप्स का निर्माण करवाया गया, जिनमें हम अलग अलग शासकों को हरियक डायनेस्टी से लेकर नागदशक डायनेस्टी से लेकर नाग डायनेस्टी, धनानंद नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टी के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग समय कनिष्क तक बहुत सारे स्तूप्स का निर्माण करवाया गया। सो इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं। सो आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके अंदर देखने को मिलेगा
कि कहते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण हुआ। जो यहाँ देखेंगे कि जो स्तूप है बेटा, जो वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन 3rd सेंचुरी, कहते हैं मोस्टली जो स्तूप थे वो 3rd सेंचुरी के समथिंग बनना स्टार्ट हुए थे। स्टार्टिंग के स्तूप मिट्टी के बनाए जाते थे बेटा, और चारों तरफ जो रेलिंग वगैरह होती है वो बैम्बू मीन्स बांस की बनाई जाती थी। लेकिन कहते हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे जो मौर्यन शासक है अशोका, उसके समय कहते हैं कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कहते हैं 2nd सेंचुरी तक आते आते ये स्तूप धीरे धीरे डैमेज होने लगे थे। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे बहुत सारे जो शासक थे इस समय, चाहे आप सांची के स्तूप को देखेंगे तो वहाँ पर बनाया अशोक के द्वारा गया था, लेकिन रिपेयरिंग पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी के शासकों के द्वारा करवाया गया। आगे अगर हम अमरावती के स्तूप को देखेंगे तो अशोक के द्वारा बनाया गया, लेकिन रिपेयरिंग सातवाहन शासकों के द्वारा करवाए गए। तो कहते हैं इस टाइम पीरियड में जो स्तूप बने थे जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगे थे, अब वो 1st सेंचुरी तक आते आते जो इस समय के कंटेम्प्रेरी जितने भी शासक हैं वो उनका रिपेयर भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ अब नए मॉडर्न तरीके से इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, गेटवेज, इन सब का भी निर्माण करवाने लगते हैं। सो अभी तक हमने स्तूप्स को देखा। कहते हैं यहाँ पर अभी मैंने बताया कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए, लेकिन यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेगा कि पहले कि किस किस का और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा था बेटा स्तूप बनाने में। तो वो कौन कौन लोग थे? कहते हैं यहाँ पर राजाओं, चाहे आप हर्यक डायनेस्टी से लेकर कनिष्क तक आएंगे तो इन सभी शासकों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया। इनके साथ साथ लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स, भिक्षु, भिक्षुनीज, मैन और वुमेन, इन लोगों ने भी खुलकर बौद्ध भिक्षु न केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए दान दिया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से लेकर स्तूप्स के निर्माण में खुलकर दान भी इन लोगों के द्वारा दिया गया। इस वजह से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले ये प्रमुख लोग थे जिनके द्वारा विशाल स्तूप्स का निर्माण करवाया गया। कहते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए, फिर उनका मीनिंग क्या था, फिर हमने जाना किसके द्वारा बनाए गए। अब देखना है कि कैसे बने स्ट्रक्चर पे अब हम बात करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हेमिस्फेरिकल माउथ्स, मतलब एक अंडाकार आकृति होती थी जो उल्टी बाउल के समान। ये बाउल, ये वाला बाउल देखिए, इस बाउल के अंदर ऐसा शेप होता था जो उल्टा रखा हुआ होता था। ये वाली शेप के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। जो ये अंडाकार शेप ऐसी होती थी, साथ में चारों दिशाओं में एंट्रेंस गेट होते थे, ऊपर ये हर्मिका दिखाई देगी, इसके ऊपर छत्र आपको दिखाई देगा, चारों तरफ रैलिंग, प्रदक्षिणा पथ, ये सारी मैगी वगैरह ये सारी चीज़ें हमें स्तूपा के स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसको और ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि बेटा ये वाला पूरा अंडाकार जो शेप है ये वाला दिखाई देगा, साथ ही साथ में इसके चारों तरफ ये वाला दिख रहा है, और ये वाला था प्रदक्षिणा पथ। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, ऐसे घूमते हैं, जय माता की ऐसे करते हैं ना, वैसा ये पथ था। इसमें जो एंटर होने के लिए आपको 4 एंट्रेंस गेट, जो गेटवे के नाम से जाने जाते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते थे। और बहुत सारी जगह बौद्ध ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम भी हमको देखने को मिलते हैं। सो आइए देखिए बेटा, इसमें आपको देखेंगे बेटा कि जो बुद्ध के बॉडी पार्ट्स या उनके द्वारा जो कपड़े और वो चीज़ें यूज की जाती थी, उसके बुद्ध के बाद उनके फॉलोअर्स के भी बॉडी पार्ट्स पर भी स्तूप बनाए गए, इन्हीं की यहाँ वर्शिप की जाती थी। सो आप देखें स्टार्टिंग में तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि स्तूप्स थे वो मिट्टी के बनाए जाते थे, रेलिंग बैम्बू की थी, लेकिन समय जैसे परिवर्तित होने लगा अब ये पत्थरों के रूप ले लिया था, जो स्कल्पचर्स वगैरह पर बनने लग गए थे।
ये वाला एंट्रेंस गेट जिसे तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है ऐसे बनने लगे। साथ साथ में आपको ये रेलिंग भी दिखाई देगी जो इनके चारों तरफ बनाई गई थी। इस पर आपको देखेंगे स्टार्टिंग के स्तूपास के अंदर ऐसे पिक्चर्स मतलब सिंबल दिखाई देंगे, या तो धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से देखा गया, जहाँ पर बुद्ध ने पहली बार स्पीच दिया गया था सारनाथ में, उनके सिंबल्स की स्टार्टिंग में वर्शिप होती है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी या इसके आसपास आते हुए अब बुद्ध के स्टैचू की वर्शिप होने लगी, उसकी मूर्ति की। लेकिन उससे पहले के जितने भी स्तूप देखें तो बुद्ध के जीवन में जितनी भी जातक कथाएं थी, बुद्ध के जटाकाश के नाम से जो आप जानते हो, उन पर ही रेलिंग्स पर पिक्चराइज किया जाता था। उनकी जीवन की जितनी भी कथाएं थी पूर्व जन्म की, उनको और इस जन्म की भी उन पर पिक्चराइज की जाती थी। उनको उकेरा जाता था, किस पे? रेलिंग हो या एंट्रेंस गेट हो, इन सब पर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। आई होप इससे आपका और ज़्यादा डायमेंशन क्लियर हुआ होगा। सो दोबारा देख लीजिए, ये अंडाकार होता था, ये चारों तरफ रेलिंग दिखाई देगी, चारों दिशाओं में ये एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है, साथ साथ में ये हर्मिका दिखाई दे रही है, हर्मिका के ऊपर छतरी दिखाई दे रही है, इसे यत्री भी नाम से जानते हैं। सो ये तोरण द्वार, ये रेलिंग पर पिक्चराइज जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कथाओं पर आधारित होता है। सो ये सारी चीजें हमको इस स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगी। सो साथ ही साथ एक और देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे पिलर्स भी देखने को मिलेंगे जिन पर बुद्ध के जन्म की कहानियां भी आपको और अच्छे से उकरी हुई मिलेगी। साथ में इस स्तूपा से भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि चारों ओर इस प्रकार के स्तूपास भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही दो प्रमुख स्तूपास को देखने को मौका मिलेगा, पहला सांची रहेगा और सेकंड अमरावती रहेगा। सो पहला सांची स्तूपा देखते हैं, इसके साथ साथ सांची स्तूपा का लोकेशन भी हम देख लेते हैं। सांची स्तूपा वर्तमान समय में एमपी के अंदर सिचुएटेड है, जिसकी लोकेशन आइए देखते हैं बच्चों। ये वाला सांची आपको दिखाई देगा, ये इस समय सबसे प्रसिद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। सो आइए हम अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। कहते हैं सांची स्तूपा वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसके पास में ही सिचुएटेड है। सबसे पहले इसकी जो जानकारी देने वाले महोदय का नाम है जनरल रायलेट के रूप में, ये हमें इस सांची स्तूपा की जानकारी देते हैं या डिस्कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कनिंघम महोदय भी आते हैं और खुदाई करते हैं, जो यहाँ पर इनके द्वारा नियर अबाउट 60 स्तूपास की जानकारी हमें दी जाती है। किसके द्वारा बेटा? कनिंघम के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जॉन मार्शल भी आते हैं, और जॉन मार्शल भी यहाँ पर एक अपनी बुक भी लिखते हैं और पूरे अच्छी तरह से इस साइट के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम इस स्तूपा को देखते हैं तो स्तूपा पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। पहली बात ये देख लेते हैं कि ये जो स्तूपा था सांची का, मुख्य रूप से अशोक के द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा, और इसका रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिपेयरिंग जो करवाई गई थी वो थी सुंग शासकों के द्वारा इसको रिपेयर करवाया गया था। स्टार्टिंग में इसका जो कंस्ट्रक्शन था ब्रिक्स के द्वारा करवाया गया था, लेकिन जब रिपेयरिंग की गई तो इस पर बहुत अच्छे से मतलब तैयार करवाया गया सुंग शासकों के द्वारा, जो अभी नेक्स्ट पिक्चर में। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बुद्ध के एनलाइटमेंट ऑफ सोल को दिखाया गया। धम्म चक्र एनफोर्समेंट मीन्स यहाँ पर जो बुद्ध के पहली बार सरमन स्पीच हो या फिर उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी, जातक कथाएं हो, इनको भी यहाँ अच्छे से उकेरा गया है या अंकित किया गया है। कहाँ पर? स्तूपा पर, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तोरण द्वार है इन पर भी आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, साथ ही साथ ये जो रेलिंग है, जो रेलिंग पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें स्तूपा के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो था हमारा कहाँ का स्तूपा? सांची का। इसके साथ साथ हमें एक और स्तूपा देखने को मिलेगा, वो है अमरावती का स्तूपा। सो पहले देख लेते हैं ये अमरावती का जो स्तूपा था, ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध स्तूपा रहा है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा।
वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, इस लोकेशन पर आपको ये अमरावती स्तूपा देखने को मिलेगा। अब इसकी खोज किसने की थी, क्या क्या किया था, वो भी अब जान लेते हैं। कहते हैं आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान समय में ये सिचुएटेड है। सबसे पहले कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। कहते हैं इसका मूल रूप से जो निर्माण करवाया था बेटा अशोका के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था वो सातवाहन शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये तो बात अभी तक यहाँ तक हमारी समाप्त होती है कि सांची और अमरावती को हमने जाना। अब इसमें ये बात आती है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर देखते हैं कि वाई सांची सर्वाइव्ड बट अमरावती वाज डिस्ट्रॉयड। कहते हैं क्यों वर डिस्ट्रॉयड, कहते हैं क्यों सांची सर्वाइव कर गया लेकिन अमरावती डिस्ट्रॉय हो गया। ये बात हमको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसको बारीकी से हम अध्ययन करेंगे, तब पता लगेगा कि अमरावती क्यों नष्ट हो गया और सांची क्यों सर्वाइव कर गया। सो आइए देखते हैं। पहली बार 1796 में जो लोकल राजा है यहाँ पर एक मंदिर बनाने के लिए स्टोन वगैरह लाने का आदेश देते हैं। तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जो स्तूपा, जो अमरावती स्तूपा के जो अवशेष यहाँ उनको दिखाई देते हैं पहली बार। लेकिन इसी समय अमरावती स्तूपा के इसी के आसपास कर्नल कॉलिन मैकेंजी आते हैं और इस जगह का स्टडी करते हैं और पाते हैं कि ये तो भव्य और प्राचीन स्तूपा अमरावती का स्तूपा रहा है। इसकी अध्ययन जानकारी देते हैं। लेकिन इसके बाद जो 1854 में वाटर इलियट नाम का जो कमिश्नर है, गुंटूर कमिश्नर आते हैं और यहाँ के बहुत सारा गेटवे और बहुत सारी मूर्तिज वगैरह स्कल्पचर्स यहाँ से कलेक्ट करके उनको मद्रास अपने साथ ले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो बहुत सारे फॉरेनर्स है द एस्टैब्लिश टुक अवे द रिमेन्स ऑफ अमरावती स्तूपास देयर प्लेस। कहते हैं जो अमरावती के स्तूपास के बहुत सारे स्कल्पचर्स थे, मूर्तियाँ थी और भी रेलिंग्स थे, उन सबको बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे अपने साथ कलकत्ता ले गए, कुछ अपने बेंगलोर के गार्डन में लगा दिया, कुछ ने विदेशों तक ले गए और वहाँ पर म्यूजियम्स में एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पर एक प्रमुख विद्वान H.H. कोल को देखेंगे जो इस बात की पूर्ण रूप से कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पर ही रहनी चाहिए, उसको वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। अगर ज़रूरी लगता है तो क्यों ना आप उसके एक प्रतीक या उसके सिंबल्स या उसकी कॉपी बनाकर आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगाइए। लेकिन ये बात समझने वाला अभी कोई नहीं था, किनके सिवाय, H.H. कोल के सिवाय। ये कहते हैं he believed that the museum should have plaster। कहते हैं अगर म्यूजियम में ही लगाना है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की कॉपी लगाइए। Cast facsimile of the sculptures where the original should remain where they had been found। कहते हैं ओरिजिनल वही रहना चाहिए जहां पर वो प्राप्त हुए हैं। सो ये चीज यहाँ विद्वान कहते हैं, लेकिन अभी तक इस बात को समझने वाला कोई नहीं था। इस प्राचीन जो विशाल स्तूप को बहुत सारे अंग्रेज यूं ही उठाकर लेकर चले गए हैं। लेकिन क्या था, अभी तक इसका जो वैल्यू था यहाँ के लोग उतना समझ नहीं पा रहे थे। कहते हैं thus the values of अमरावती was not recognized। ओके, अमरावती स्तूपा डिस्कवर्ड बिफोर द सांची। एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा था कि अमरावती को पहले पहचाना नहीं गया, फिर पहचाना गया तो साथ में क्या था कि वो सांची से पहले डिस्कवर किया गया था। ये भी एक कारण रहा सांची सर्वाइव करने का, अमरावती के नष्ट होने का। By the time scholars have become aware of its value and the importance preserved things where they had been found। कहते हैं उसके बाद जो इसकी वैल्यू को समझे और इनको H.H. कोल की जो बात दिमाग में गई और तब कहा कि जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं रखना ज़्यादा बेस्ट है। द रोल ऑफ द बेगम्स एंड
प्रिजर्विंग द स्तूपास ऑफ सांची। कहते हैं जो भोपाल के चाहे सुल्तान हो, चाहे जो बेगम्स हों, इनका भी सबसे बड़ा रोल था, जिन्होंने न केवल इनको प्रिजर्व किया, साथ ही साथ जितने भी स्टार्टिंग में जो फ्रांसीसी, यहाँ पर आप देखिए फिर, तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जो फ्रांसीसी थे, जिन्होंने डिमांड की कि हम भी इनको ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने डिमांड की कि हम भी इनको ले जाना चाहते हैं, उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस की कॉपी देकर उनको सेटिस्फाई किया। जब इसकी खोज हुई थी बेटा, तो 3 स्कल्पचर्स तो जो गेटवे थे वो खड़े हुए थे, एक वहाँ पर ही गिरा हुआ मिला था। तो ये आप चीज़ को जितने भी थे उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया, साथ ही साथ वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी इस्टाब्लिश किया इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए। साथ ही वहाँ पर एक गेस्ट रूम भी बनवाया और जितने भी जो विदेशी आते उनको वहाँ दिखाते और जो भी डिमांड करते उनको प्लास्टर उसका कॉपी दे दिया जाता, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाएं और साथ ही साथ जो मूल प्रति है वो अपने स्थान पर ही बनी रहे। ये सारा काम जो भोपाल की बेगमों ने बखूबी किया और उसको संरक्षित रखने का जो प्रयास था उसे पूर्ण रूप से मतलब बनाए रखा। ये प्रमुख रूप से सांची की बेगमों का बहुत बड़ा भारतीय इतिहास हो या सांची स्तूपा को बनाए रखने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था। सो ये चीज़ें हमने देखी कि वाई सांची वॉज सर्वाइव बट अमरावती वॉज डेस्ट्रॉय। ये चीज़ें हमने देखी। तो इसमें सबसे बड़ा ये हमको देखने को मिला कि समय से पहले डिस्कवर हो गया था, उसको कोई संरक्षण देने वाला नहीं था। साथ ही साथ अभी तक जो विद्वानों में ये समझ विकसित हो गई थी कि जो मूल प्रति है जहाँ स्थान उसके स्थान पर ही बनी रहे, बाकी लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की कॉपी दे दी जाए ऐसे। और साथ ही साथ उसको प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत सारा पैसा जो वहाँ की बेगमों ने, कहाँ की, भोपाल की बेगमों ने दिया। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा यही था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार और आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।